फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। बच्चों, अब आज जो हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने बहुत अच्छे से स्टार्टिंग के 6 चैप्टर जो है कवर कर लिए हैं। उसमें हमने बिल्कुल बेसिक से सीखा कि क्या क्या डेरिवेशंस, क्या क्या उनके फॉर्मूले हैं, वो क्या क्या आपके किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं और कितने आसान तरीके से हम उनको सीख सकते हैं। तो इसी तरीके से हम आज आगे बढ़ने वाले हैं और कंप्लीट ओवरव्यू लेने वाले हैं पूरी फिजिक्स का। तो तैयार हो जाइए, डर कर नहीं डट कर करेंगे और अब की बार करेंगे 95 पार। तो डरना नहीं है, करना है। तो सुनिए, अब आगे का हम जो है आज जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो ऑल्टरनेटिंग करंट से लेने वाले हैं बच्चों। और ऑल्टरनेटिंग करंट से हम शुरू करेंगे और इसी तरीके से होते होते हम पूरे लास्ट के चैप्टर तक कवर कर लेंगे। तो तैयार हो जाइए आज के लेक्चर के लिए। और आज आपसे बात करने वाला हूं ऑल्टरनेटिंग करंट की, और फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ने वाले हैं और अलग अलग चैप्टर्स को हम बहुत अच्छे से उनका ओवरव्यू लेने वाले हैं। ये सब आपकी हेल्प करने वाला है क्योंकि ये बेसिक फॉर्मूले आपकी फाउंडेशन रखेंगे, आपकी फिजिक्स में एक अच्छी फाउंडेशन रखेंगे, आपके एग्जाम में आपके मार्क्स को बूस्ट अप करने में बहुत हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने डिस्कशन को और शुरू करते हैं इसको हम अपने टॉपिक से जिसका नाम है ऑल्टरनेटिंग करंट। चलिए, तो ऑल्टरनेटिंग करंट को जब हम सीख रहे हैं तो सबसे पहले हमें क्या सीखने की जरूरत है। तो सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि हमें इसमें क्या क्या चीजें सीखनी है बच्चों। देखिए, ध्यान से सुनिएगा, ऑल्टरनेटिंग करंट होता कैसा है। मान लीजिए आपके पास कुछ इस तरह से, ये इस तरीके से ये ऑल्टरनेटिंग करंट होता है। पहली वैल्यू 0 है मान लीजिए, फिर यहां 5 एंपियर हुई, फिर 0 हुई, फिर -5 हुई, फिर 0 हुई, फिर 5 हुई, फिर 0 हुई, फिर -5 हुई, फिर 0 हुई। समझ रहे हैं? तो वैल्यूज क्या हो रही हैं? वैल्यूज ऑसिलेट हो रही हैं। पहले 0 5 0 -5 0 +5। समझ रहे हैं? इस तरीके से वैल्यूज ऑसिलेट हो रही हैं। तो जब वैल्यूज ऑसिलेट होती हैं, करंट जो है ऑसिलेट होता है, यानी कि करंट कुछ इस तरह से चल रहा है कि वो बार बार अपनी पोलैरिटी चेंज कर रहा है ना। पहले इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, जैसे कि मैं आपको और अच्छे से क्लियर करूं तो ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए एक बल्ब है और इस बल्ब में आपने बैटरी लगाई है, तो बैटरी के अंदर जो बैटरी से इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं तो पहले ऐसे जाते हैं और फिर ये इलेक्ट्रॉन्स उल्टे जाते हैं ऐसे, फिर ये ऐसे जाते हैं इसी तरीके से, फिर ये ऐसे जाते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स पहले एक बार इधर को फ्लो करते हैं, फिर इधर को फ्लो करते हैं, फिर इधर को करते हैं, फिर इधर को करते हैं। ऐसा करंट जो बनता है फ्लो ऑफ चार्जेस की वजह से, जिसमें चार्जेस कैसे फ्लो हो रहे हैं, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे। तो दिस करंट इज नोन एज ऑल्टरनेटिंग करंट। ऐसा करंट जो बनता है उसको मैं क्या बोलता हूं? ऑल्टरनेटिंग करंट बोलता हूं। ये ऑल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन होती है बच्चों, I = I0 sin ओमेगा टी। याद रखिएगा, I क्या है आपको मैं क्लियर कर देता हूं। ये करंट बदलता हुआ है, तो एक पर्टिकुलर टाइम पे उस करंट की क्या वैल्यू है, कैसे फाइंड आउट करें। जैसे यहाँ पे टाइम है तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग करंट की अलग अलग वैल्यू बनेगी। समझ रहे हैं? अलग अलग टाइम पे करंट ये बदलता हुआ है तो उसकी इक्वेशन है। इस इक्वेशन को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। क्या नाम दिया इसको? इंस्टेंटेनियस करंट। जब ये करंट बदलता है ना, इस तरह से ऑसिलेट हो रहा है, तो बीच में कोई मैक्सिमम वैल्यू भी आई होगी। जैसे 0 से स्टार्ट होता है, +5 पे गया, फिर 0 हो गया घटते हुए, फिर -5 हो गया, फिर 0 हो गया, फिर +5 हुआ, है ना। इस तरह से चल रहा है हमारा ये पैटर्न। तो इसमें एक मैक्सिमम वैल्यू जो आई, सबसे बड़ी वैल्यू जो आई, वो आपकी होती है I0। तो जो सबसे बड़ी, ये बदलती हुई वैल्यूज में सबसे बड़ी वैल्यू जो बनती है वो I0 है। इसको पीक वैल्यू बोलते हैं। ये क्या है? ये इंस्टेंटेनियस करंट की इक्वेशन है, I = I0 sin ओमेगा टी। गेटिंग माय पॉइंट? तो समझ में आता है व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट में हो क्या रहा है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए कि करंट जो है वो बदलता हुआ है और एक बदलते हुए करंट की वैल्यू किसी समय पे क्या होगी, उस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, I = I0 sin ओमेगा टी। I0 यहाँ पे बदलते हुए करंट में जो सबसे बड़ी वैल्यू आई, दैट इज नोन एज पीक वैल्यू, दिस इज I0। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये आपको सबसे पहले समझना है। चलिए, इसके बाद बात आती है बच्चों आरएमएस वैल्यू की। वेरी इंपॉर्टेंट, आरएमएस वैल्यू क्या होती है। अब ये करंट बदलता हुआ है तो अप्रोक्सीमेशन लगाना बड़ी दिक्कत हो जाती है। हर समय पे करंट बदलता है तो किस करंट को अपना माने, तो क्या करें। तो मैंने बोला आप एक चीज याद रखिए, क्या करिए, आप एक एवरेज वैल्यू ले लीजिए, है ना। एक एवरेज वैल्यू ले लीजिए जिसके लिए मैं ये मानता हूं कि ओवरऑल करंट जो है आपका जो है फिक्स रहा है और उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू है। हालांकि ये फिक्स नहीं है, लेकिन आपको एक एवरेज वैल्यू लेनी है जो कि फिक्स मानी जा सके। तो ऐसी वैल्यूज क्या होती है जो एक्चुअल में आपकी पीक वैल्यू होती है। करंट की जो पीक वैल्यू होती है ना, जब वो करंट बदलता है तो एक मैक्सिमम वैल्यू पे जाता है, तो पीक वैल्यू का 1/√2 टाइम्स
दिस इज नोन एज एवरेज वैल्यू या फिर आईआरएमएस वैल्यू। समझ रहे हैं? एक ऐसी कांस्टेंट करंट की वैल्यू बनाना चाह रहा हूं क्योंकि करंट बदलता हुआ है ना, जो कि एक एवरेज वैल्यू है जिसको मैं मानूं कि फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो दैट इज आई नॉट अपॉन रूट टू। पीक वैल्यू का 1 अपॉन रूट टू टाइम्स कर दो, दिस इज नोन एज एवरेज वैल्यू या आईआरएमएस वैल्यू। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये होता है आई नॉट अपॉन रूट टू एंड दिस इज नोन एज आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। समझ गए हैं? ऐसे आपको बहुत धीरे धीरे से हर एक चीज को सीखना है। मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ये ओवरव्यू, कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ फिजिक्स आपके पूरे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को बदल देगा। सिर्फ आपको बहुत अच्छे से सीखना है और मुझे पता है कि आप बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से आप चीजों को सीखते हैं। इसको भी सीखेंगे और कर जाएंगे, दिखा देंगे अब की बार करके 95 पार। चलिए मैं आपको आगे लेके चलता हूं और कुछ चीजें और बताता हूं। देखिए बच्चों, एसी थ्रू रजिस्टर, अब हम सीख रहे हैं कि एसी जब रजिस्टर से पास होता है तो क्या होता है? ऑल्टरनेटिंग करंट। दिस इज रजिस्टर, है ना, दिस इज रजिस्टर एंड दिस इज द सिंबल ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। जब आप ऑल्टरनेटिंग करंट देते हैं तो दिस इज ये जो सिंबल बनाया है ये ऑल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट करने के लिए है। तो हमें क्या चीज सीखनी है? हमें सिर्फ ये बात सीखनी है बच्चों कि करंट आपको ये लाइन रिप्रेजेंट करती है तो आपका जो ईएमएफ होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, मतलब सेम फेज में होंगे। इसे क्या बोल रहा हूं मैं? सेम फेज में होंगे। जिस डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन में आपका ईएमएफ है। अच्छा, ये करंट जो है इसके ये हमारा बदलती हुई वोल्टेज वाली आपको वैल्यू दी हुई है, ऑल्टरनेटिंग करंट है। तो जब ऑल्टरनेटिंग करंट है तो इस तरह से वाइब्रेट हो रहा होगा। करंट की वैल्यू ऐसे ऑसिलेट हो रही है, बहुत तेजी से बदल रही है ना, प्लस माइनस इस तरह से हो रही है ऑसिलेट। तो कितना तेजी से ये ऐसे ऑसिलेट हो रही है, दिस इज नोन एज इट्स फ्रीक्वेंसी। इसको मैं क्या बोलता हूं? इसको मैं इसकी फ्रीक्वेंसी बोलता हूं। समझ रहे हैं कि करंट अपनी डायरेक्शन को कितना तेजी से पलट रहा है, दिस इज नोन एज इट्स फ्रीक्वेंसी, है ना, इसे फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी बच्चों, फ्रीक्वेंसी और रेजिस्टेंस के बीच में अगर मैं ग्राफ बनाऊं, फ्रीक्वेंसी और रेजिस्टेंस के बीच में, तो ये ग्राफ आपका इंडिपेंडेंट है। मतलब ओमेगा अगर आप बढ़ाते हैं, फ्रीक्वेंसी अगर आप जो पोलैरिटी चेंज होने की जो फ्रीक्वेंसी है एसी में इस तरह से वाइब्रेट होने की, वो अगर आप बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो रेजिस्टेंस पहले अगर इस ओमेगा 1 पे 5 था, ओमेगा 1 पे कितना था? 5, तो ओमेगा 2 पे भी कितना है? 5, ओमेगा 3 पे भी कितना है? 5। समझ रहे हैं? तो ये चीज आपको समझनी है। एसी थ्रू रजिस्टर याद रखिएगा, एसी जो है अगर रजिस्टर से पास कराया जाए तो करंट और ईएमएफ सेम फेज में आते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं एसी थ्रू इंडक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं बच्चों, है ना, ये पॉइंट्स आपके पूरे खेल को बदल देंगे फिजिक्स के, ध्यान रखिएगा। चलिए ये आपके पास क्या होता है? ऐसी शेप में जो ये ऐसे सोलेनोइड से टाइप दिखाया गया है, दिस इज नोन एज इंडक्टर। और आपने कैसी सप्लाई दी है? एसी सप्लाई दी है। तो एक बात जानने की है, याद रखिएगा, ये नीचे वाली लाइन हमेशा करंट को रिप्रेजेंट करती है। तो याद रखिएगा कि इसमें करंट और ईएमएफ एक दूसरे से 90 डिग्री से सेपरेट होते हैं। मतलब करंट ऐसे है तो ईएमएफ याद रखिएगा ये इससे ईएमएफ आगे है ना, देखो आगे है ना, कितना आगे है? 90। तो ईएमएफ लीड कर रहा है कितने एंगल से? π/2 से, है ना। कितना आगे चल रहा है ये जो है ईएमएफ कितना आगे चल रहा है करंट से? ये करंट तो इससे कितना आगे? 90। समझ गए हैं? चलो अब आपके पास जो एसी की इक्वेशन होती है सिंपल वोल्टेज की, जैसे I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी होती है, तो वोल्टेज की क्या होगी? E से डिनोट किया, E नॉट साइन ओमेगा टी, यानी कि वोल्टेज भी आपकी बदलती हुई है। तो अगर वोल्टेज E नॉट साइन ओमेगा टी है तो करंट क्या है? करंट पीछे है ना, कितना पीछे है? ये इससे 90 डिग्री। तो I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2 हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? माइनस π/2 क्यों हुआ है? क्यों हुआ है? क्योंकि करंट पीछे है। आपका ईएमएफ कितना है? E नॉट साइन ओमेगा टी, तो करंट कितना पीछे है? π/2। तो I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2। गेटिंग माय पॉइंट? चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, यहां रेजिस्टेंस तो होता नहीं, किसमें कह रहा हूं मैं रेजिस्टेंस नहीं होता? इंडक्टर में रेजिस्टेंस नहीं होता, यहां होता है रिएक्टेंस, इसे बोलते हैं एक्सएल। याद रखिएगा, इसे मैं क्या बोलता हूं? एक्सएल। और एक्सएल की वैल्यू बच्चों जो होती है वो होती है ओमेगा एल। एक्सएल क्या होता है? ओमेगा एल। ओमेगा फ्रीक्वेंसी, एल होता है इंडक्टेंस। एल क्या होता है? इंडक्टेंस। तो अगर आपसे कहा जाए कि आपको ग्राफ बनाना है किसका? कि एक्सएल का, किसके साथ? फ्रीक्वेंसी के साथ। तो रिएक्टेंस का क्या हो रहा है? अगर आप ओमेगा लिखें यहाँ पे और एक्सएल को देखें तो जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो एक्सएल बढ़ता है ना। याद रखिए ना, एक्सएल इक्वल्स टू ओमेगा एल है, तो ओमेगा बढ़ेगा तो एक्सएल बढ़ेगा। तो ओमेगा जैसे जैसे बढ़ता जाता है, ओमेगा ये था तो एक्सएल ये था, ओमेगा और बढ़ा तो एक्सएल भी बढ़ गया, ओमेगा और बढ़ा तो एक्सएल भी बढ़ गया। तो रिएक्टेंस बढ़ जाता है अगर आप एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं। रिएक्टेंस का काम कुछ कुछ ऐसा है जैसा कि रेजिस्टेंस का काम होता है ना। अच्छा, इंडक्टर के अंदर होता है। अच्छा सुनिएगा, V इक्वल्स टू क्या होता है? IR होता है।
I इक्वल्स टू क्या होगा V अपॉन R। इन केस ऑफ इंडक्टर आप यहाँ R नहीं लिखते, आप क्या लिखेंगे यहाँ पे V अपॉन XL। तो आपने लिखा V अपॉन XL या फिर E अपॉन XL। समझ गए हैं, R का काम यहाँ XL करता है, दिस इज नोन एज रिएक्टेंस, और इसकी वैल्यू क्या होती है ओमेगा L होती है। गेटिंग माय पॉइंट। चलो अब हम सीखते हैं कैपेसिटर के लिए, है ना। कैपेसिटर के लिए क्या होता है, चलिए अगर आप कैपेसिटर को देखें बच्चों, तो आपके पास ईएमएफ की इक्वेशन जनरल क्या होती है, E0 sin ओमेगा t। याद रखिएगा इसमें, इस केस में जब पिछले केस को देखते थे, इंडक्टर के केस को देखते थे, तो ईएमएफ आगे रहता था, अब की बार ईएमएफ पीछे रहेगा। कैपेसिटर में ईएमएफ कहां रहता है, पीछे रहता है। किससे, करंट से। अगर करंट आपके पास, देखिए ये करंट की लाइन है, ये करंट की लाइन है, तो ईएमएफ आप उससे पीछे रहेगा। समझ रहे हैं, देखो कौन आगे है, ध्यान से सुनिएगा, ईएमएफ पीछे, करंट इससे आगे है। कितने एंगल से, 90। तो अगर ईएमएफ की इक्वेशन E0 sin ओमेगा t है, करंट आगे है, तो कितना आगे है, 90। तो I इक्वल्स टू I0 sin ओमेगा t प्लस पाई बाय 2। एक्स्ट्रा पाई बाय 2 इसमें है क्योंकि करंट आगे है। समझ गए हैं, ये चीज आपको समझनी है ना, बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो करंट इसमें लीड करता है कितने एंगल से, पाई बाय 2 एंगल से। अच्छा, V इक्वल्स टू होता है IR, ऐसे ही I इक्वल्स टू V अपॉन R। यहाँ R नहीं होता, यहाँ पे भी वही बात है, यहाँ पे XC होता है, रिएक्टेंस बोलते हैं इसको भी। ये क्या होता है कैपेसिटर के केस में, XC, है ना, जैसे वहां XL होता था, यहाँ होता है XC। चलिए अब XC की कुछ वैल्यू होती है, क्या वैल्यू होती है XC की, ये याद रखिए, XC इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा C होता है। तो अगर आप AC सप्लाई की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो XC घटेगा, उल्टा है ना। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो XC घट जाता है। तो फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे मैं बढ़ाता जा रहा हूं, XC की वैल्यू क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। गेटिंग माय पॉइंट, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस डिस्कशन। समझ गए हैं, बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ पे फेजर डायग्राम दिखाया है, करंट ये है तो ईएमएफ इससे पीछे है ना, ईएमएफ पीछे रहता है, करंट आगे रहता है। देखिए पहले ईएमएफ आया तभी तो आया ये करंट। समझ रहे हैं, एक बात और याद रखनी है, कैपेसिटर ब्लॉक डीसी। अगर आप कैपेसिटर में डीसी सप्लाई देते हैं तो वो इसको ब्लॉक कर देता है। समझ गए हैं बात को, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए अब हम आपको आगे लेके चलते हैं और इंपॉर्टेंट डिस्कशन करते हैं, दैट इज एलसीआर सर्किट। एलसीआर सर्किट को सीखना है बच्चों। व्हाट इज एलसीआर सर्किट, एल फॉर इंडक्टेंस, ये लगा दिया, सी फॉर कैपेसिटेंस, ये लगा दिया, आर फॉर रेजिस्टेंस, ये लगा दिया। सप्लाई कैसी दी है, एसी सप्लाई दी है, ये एसी सप्लाई है। तो कैसे आपको करना है सोल्व, ध्यान से देखिएगा, मैं आपको इसको बहुत डिटेल में बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप ये ड्रॉ करिए बच्चों, दिस इज करंट, है ना, ये करंट की लाइन होती है। अगर इसमें इंडक्टर है तो इंडक्टर में ईएमएफ आगे रहता है, करंट से कितना आगे रहता है, EL नाम दिया मैंने इसको, है ना। अच्छा, और इसी में ही ये करंट है तो पीछे कौन रहेगा, EC इसमें पीछे रहेगा। गेटिंग माय पॉइंट, EC कहां रहेगा, पीछे। अच्छा, अब एक बात बताइए, अगर मैं आपसे बोलूं ER कहां रहेगा, करंट ऐसे है तो EMF अगर खाली रेजिस्टेंस होता तो वो इधर को होता, इधर को, सेम डायरेक्शन में। गेटिंग माय पॉइंट, ER भी इधर को ही है। समझ रहे हैं, दोबारा सुन लीजिएगा, करंट सेम डायरेक्शन में आपका रेजिस्टेंस वाला EMF, पीछे कौन सा वाला EMF रहेगा, कैपेसिटेंस वाला, और आगे कौन सा रहेगा, इंडक्टेंस वाला। अच्छा, इस लाइन को अगर ध्यान से देखें, इस वाली लाइन को बच्चों, इस वाली लाइन को, तो इसमें EL है और EC है ना। अगर मैं बोलूं EL बड़ा है, अगर मैंने बोला EL क्या है, बड़ा है, तो एक रस्सी है, इसको ऊपर से भी खींच रहे हैं, नीचे से भी खींच रहे हैं, ऊपर 100 है, नीचे 30 है, तो आपका नेट रिजल्ट किधर आएगा, ऊपर की तरफ ही तो आएगा, कितना, 100 माइनस 30। सिमिलरली यहाँ पे EL बड़ा है, EC छोटा है, तो आपका रिजल्ट यहाँ कुछ आएगा, और कितनी वैल्यू का आएगा बताओ ना, EL माइनस EC आएगा, क्या है ना, EL माइनस EC आएगा। अच्छा, ये आपका ER है, तो इनका देखो, ये EL माइनस EC और ये क्या है, ER, तो इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, ये आएगा, दिस इज द रिजल्टेंट। मेरी बात समझ में आई, क्या बोला मैंने। अच्छा, अगर मैं इसको पीछे बढ़ा दूं ऐसे करके, ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही थी, ER को, है ना, ये लाइन EL माइनस EC है इतनी, है ना, तो ये भी क्या होगी, EL माइनस EC। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ इसमें, इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाओगे तो क्या पाओगे, ये आपका फाइनल रिजल्ट था E, है ना। समझ में आया, देखो EL माइनस EC को सोल्व किया, ये आया, ER ऐसे था, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आया, ये आया, है ना, दिस इज द रिजल्टेंट। तो अगर आप इसमें पाइथागोरस लगाओगे तो आप क्या पाओगे, E का स्क्वायर इक्वल्स टू EL माइनस EC का स्क्वायर, है ना, और प्लस में ER का स्क्वायर, ऐसे हो गया। अच्छा, इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए I V इक्वल्स टू IR होता है, E फाइनल वाला I जो आया, फाइनल वाला जो E है, तो क्या लिखोगे, I R यहाँ पे आप Z से डिनोट करते हो, तीनों का मिला के, LCR में क्या बोलते हैं, तीनों का मिला के जो बनता है
उसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जेड से। ये इंपीडेंस होता है, रेजिस्टेंस का काम कर रहा है इसमें, क्या नाम है इसका, इंपीडेंस। तो आई जेड का स्क्वायर इक्वल्स टू किसके बच्चों, आई एक्सएल माइनस आई एक्ससी, है ना, और इसका स्क्वायर, और यहां क्या है, आई आर का स्क्वायर। गेटिंग माई पॉइंट, दिस इज द फॉर्मूला। तो क्या कॉमन आ जाएगा, आई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, जेड स्क्वायर हो जाएगा, दोनों में से आई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस का आर स्क्वायर, ठीक है ना, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, जेड की वैल्यू, जेड आ जाएगा एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। गेटिंग माई पॉइंट। तो दिस इज इंपीडेंस, जैसे वहां रेजिस्टेंस रिएक्टेंस होता है ना, किसमें, इंडक्टर में और कैपेसिटर में, सिमिलरली आपके पास एलसीआर सर्किट में जेड होता है, और जेड की वैल्यू याद रखेंगे, हमेशा याद रखनी है, अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि करंट बताओ एलसीआर सर्किट में, V इक्वल्स टू आई आर होता है, I इक्वल्स टू क्या होगा, V अपॉन आर। V क्या है, टोटल वोल्टेज E, है ना, R कितना अभी निकाला, एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये रिजल्ट आता है, ये याद रखना है, एलसीआर सर्किट का करंट इतना होता है। चलो अब आपका फाइनल ईएमएफ कितना आया था, ये आया था फाइनल ईएमएफ, है ना, और करंट आपका ऐसे है, ये तो करंट था, ये करंट वाली लाइन है, तो ये एंगल क्या है, ये फाई एंगल है, जो आपको बताएगा कि करंट और ईएमएफ के बीच में कितना एंगल है। एलसीआर सर्किट में करंट और ईएमएफ के बीच में कितना एंगल है। तो इस ट्राइंगल में बच्चों मैंने वो लगाया tan थीटा, तो क्या हो जाएगा tan थीटा बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है, EL माइनस EC, बेस क्या है ER, तो क्या बन जाएगा खुद बताओ, ये लिखा हुआ EL माइनस EC अपॉन ER, है ना, tan फाई है, tan फाई EL को तोड़ के लिखा IXL, इसको तोड़ के लिखा IXC, नीचे क्या है IR, I कॉमन आ गया, तो XL माइनस XC अपॉन R, तो कितना एंगल है ईएमएफ और करंट के बीच में, यहां से निकलता है tan फाई इक्वल्स टू XL माइनस XC अपॉन R। गेटिंग माय पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फेजर समझने जरूरी है, फेजर जान लीजिए, दोबारा आपको क्लियर कर देता हूं मैं फेजर को, ध्यान से सुनिएगा, फेजर को मैं आपको क्लियर करता हूं। ये लाइन करंट की थी, अगर रेजिस्टेंस होता था तो ये ER हो जाती। अब आप देखें कि अगर इसमें कैपेसिटर है तो EC पीछे रहेगा करंट से, और EL जो है वो ऊपर रहेगा, इन दोनों का EL और EC का रिजल्टेंट EL माइनस EC आएगा, है ना, ये E है ER वाला, तो फाइनल रिजल्ट आपका EMF का इन दोनों का मिला के ये आएगा, तो दिस इज फाइनल EMF, है ना, और ये करंट है, ये एंगल इनके बीच का फाई है ना, ये चीज ऐसे मैंने किया। चलो अब सीखते हैं व्हाट इज रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या है, रेजोनेंस आपकी क्या कंडीशन है, अगर एलसीआर सर्किट में एक्सएल बराबर एक्ससी के हो जाए, एलसीआर सर्किट में एलसीआर सर्किट में अगर मैं बोलूं कि इसका जो एक्सएल है या एक्ससी जो है वो किसके बराबर हो जाए, एक्सएल के बराबर हो जाए, एक्सएल बराबर एक्ससी के हो जाए, है ना, उस कंडीशन में, अगर ऐसी कंडीशन है जब एक्सएल बराबर एक्ससी के हो जाए एलसीआर सर्किट में, तो दिस कंडीशन इज नोन एज रेजोनेंस कंडीशन, है ना। चलो करंट कैसा होता है रेजोनेंस में, मैक्सिमम, कैसे पता लगा, आई इक्वल्स टू, पीछे हमने जो फॉर्मूला बनाया एलसीआर का, एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बनाया था। अब बच्चों अगर एक्सएल इक्वल्स टू एक्ससी है तो ये सारा फैक्टर हट जाएगा, नहीं हट जाएगा डिनोमिनेटर में से, और जब ये हट जाएगा, डिनोमिनेटर कम हो जाएगा, तो करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो करंट मैक्सिमम होता है रेजोनेंस कंडीशन में, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। करंट एंड ईएमएफ आर इन सेम फेज, याद रखिएगा करंट और ईएमएफ सेम फेज में रहते हैं, क्योंकि क्या हुआ है, एक्सएल एक्ससी से तो हट गया है, तो खाली रेजिस्टेंस ही तो रह गया सर्किट में, समझ रहे हैं भाई, एक्सएल और एक्ससी तो हट गए, क्योंकि एक्सएल बराबर एक्ससी है, तो सिंपली क्या फॉर्मूला बना, आई इक्वल्स टू ई अपॉन आर बना, और ये तो सिंपल रेजिस्टर का फॉर्मूला है, और रेजिस्टर में ईएमएफ कैसे होता है करंट के साथ, अभी पीछे सीखा है, कैसा होता है, ये होता है सेम फेज में, तो ये सेम फेज में रहते हैं करंट और ईएमएफ। तो पहली कंडीशन रेजोनेंस की, एक्सएल बराबर एक्ससी, करंट मैक्सिमम, करंट और ईएमएफ सेम फेज में रहते हैं। तो वो फ्रीक्वेंसी देखो, अब एक्सएल बराबर एक्ससी है, एक्ससी की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा एल, एक्ससी की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन ओमेगा सी, एक्सएल की वैल्यू ओमेगा एल, एक्ससी की वैल्यू 1 अपॉन ओमेगा सी। तो ऐसा कब है, एक फ्रीक्वेंसी है पर्टिकुलर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, उसकी वैल्यू कितनी, इधर पहुंचाया, है ना, तो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, नीचे ये आ जाएगा एलसी, ये स्क्वायर हटाया इधर रूट में चला गया, ओमेगा इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट एलसी। तो ये वो फ्रीक्वेंसी है जिसको मैं रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी बोलता हूं। अगर आपके पास एसी सप्लाई है, एलसीआर सर्किट है, और आपने इतनी फ्रीक्वेंसी दी है, तो एक्सएल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्ससी के हो जाएगा, और ये कंडीशन आपको याद रखनी है, ऐसी फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो व्हाट आर द कंडीशन फॉर रेजोनेंस, पहला एक्सएल बराबर एक्ससी का होना चाहिए, करंट मैक्सिमम होना चाहिए, करंट और ईएमएफ सेम फेज में होने चाहिए, तीसरा जो फ्रीक्वेंसी है जिसपे ऐसा होता है
क्या होता है, एक्सएल बराबर एक्सी के होता है, तो उस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ओमेगा इक्वल्स टू 1/√LC याद रखनी है, ओमेगा इक्वल्स टू 1/√LC। चलो बहुत अच्छे से बताओ क्लियर है कि नहीं है, ये चीजें आपको सीखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीखते जाना है, करते जाना है, डरना नहीं है ना। चलो लेके चलता हूं आगे और आपको सिखाता हूं कुछ और नई टर्म्स। चलिएगा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नई टर्म। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है इसका, इसका नाम है ट्रांसफॉर्मर। जैसा कि आप वर्ड से समझ रहे हैं, व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर, जो ट्रांसफॉर्म कर दे, समझ रहे हैं, जो चीजों को ट्रांसफॉर्म कर दे, वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म कर दे, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर दे, हाई करंट को लो करंट में कन्वर्ट कर दे, और इसका उल्टा भी, है ना। तो दिस इज नोन एज ट्रांसफॉर्मर, है ना। चलिए तो कैसा डिवाइस है, विच कन्वर्ट लो वोल्टेज, जो लो वोल्टेज है, एट हाई करंट, याद रखिएगा, लो वोल्टेज एट हाई करंट किसमें कन्वर्ट कर दे, टू हाई वोल्टेज एट लो करंट। याद रखिएगा यहां से लो से मैंने हाई वोल्टेज में कन्वर्ट किया, लेकिन इसको लिखता कैसे हूं, लो वोल्टेज एट हाई करंट टू हाई वोल्टेज एट लो करंट, है ना, एंड वाइस वर्सा, इसका उल्टा भी, है ना। तो ऐसा डिवाइस जो लो वोल्टेज एट हाई करंट को हाई वोल्टेज एट लो में कन्वर्ट कर दे, है ना, या इसका उल्टा कर दे, तो उसे बोलता हूं मैं ट्रांसफॉर्मर। चलिए दो तरह के ट्रांसफॉर्मर हैं बच्चों, कौन कौन से हैं, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर और स्टेप डाउन। चलिए पहले कंस्ट्रक्शन सीखते हैं कि ट्रांसफॉर्मर में होता क्या है। दो कोइल होती है, पहली कोइल प्राइमरी कोइल जिसमें आपने करंट भेजा है ना, जिसको आपको ट्रांसफॉर्म करना है, और आपके पास दूसरी कोइल है जिसको मैं बोलता हूं सेकेंडरी कोइल, है ना, दिस इज सेकेंडरी कोइल। मेरी बात समझ में आई, तो दिस इज नोन एज सेकेंडरी कोइल, प्राइमरी कोइल, सेकेंडरी कोइल। इनपुट यहां से दिया जाएगा, आउटपुट आपको यहां से मिलेगा, समझ रहे हैं। अब सुनिएगा, यहां टर्न होते हैं प्राइमरी कोइल में, अगर आउटपुट वाले के टर्न ज्यादा हैं, आउटपुट वाले के टर्न क्या है, ज्यादा हैं, तो ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है। देखिए आउटपुट के टर्न ज्यादा हैं तो लो वोल्टेज को हाई में कन्वर्ट करेगा। स्टेप अप का मतलब क्या होता है, लो वोल्टेज को किस में कन्वर्ट करेगा, हाई वोल्टेज में। स्टेप अप का मतलब लो वोल्टेज को हाई में। और ऐसा करने के लिए याद रखिएगा, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी ज्यादा होने चाहिए, एनएस ज्यादा होना चाहिए और एनपी कम, प्राइमरी कॉइल के टर्न कम, है ना, आउटपुट जहां से मिलेगा वो ज्यादा होना चाहिए, तो लो वोल्टेज से हाई में कन्वर्ट कर देगा। चलो एक और ट्रांसफॉर्मर हमारे पास होता है जिसका नाम है स्टेप डाउन। उसमें कुछ नहीं है, स्टेप डाउन में क्या है कि प्राइमरी कोइल के टर्न ज्यादा होने चाहिए और आपके जो आउटपुट वाली सेकेंडरी कोइल है उसके टर्न आपके कम होने चाहिए। तो एनएस जो है प्राइमरी कोइल के टर्न आपके क्या होने चाहिए, ज्यादा, और सेकेंडरी के कम, यानी कि आउटपुट वाले कम होने चाहिए अगर आपको लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना है। किसको, हाई को, हाई को लो में कन्वर्ट करना है तो स्टेप डाउन होता है, डाउन समझ रहे हैं, हाई से लो में, है ना, तो हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। गेटिंग माय पॉइंट। चलो प्रिंसिपल भी याद रखिएगा, ट्रांसफॉर्मर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। यहां जो आपने ईएमएफ डेवलप किया, यहां पे जो आपने फ्लक्स बनाया है, जो फील्ड लाइंस बनाई है, ये आपने एसी सप्लाई दी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनी। क्यों, एसी सप्लाई क्या करती है, करंट बनाती है, करंट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ये मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ लिंक होगा दूसरी कॉइल के साथ, दिस इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्शन। तो ट्रांसफॉर्मर कौन से फिनोमेना में वर्क करता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्शन। समझ रहे हैं, तो ट्रांसफॉर्मर आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इसके बाद कुछ डिफेक्ट है जो आपको देखने को मिलते हैं ट्रांसफॉर्मर के अंदर। कौन कौन से, एडी करंट लॉस। एडी करंट देखो क्या होता है, ये ट्रांसफॉर्मर पहली कॉइल, ये दूसरी कॉइल, है ना, ये आपने एक सॉफ्ट आयरन कोर पे बांधी हुई होती है बच्चों। ये किस पे बांध रखी है मैंने दोनों ही कॉइल, सॉफ्ट आयरन कोर पे। तो सॉफ्ट आयरन कोर में जो कि हमारे लिए कुछ काम इस तरह से नहीं कर रही है, इसमें भी करंट डेवलप हो गया बिना बात का, इसमें इस फ्रेम में जिसपे आपने कॉइल बांधी है, तो इसको हम बोलते हैं एडी करंट, और ये बिना बात का लॉस है, इसका कोई फायदा नहीं है। चलो दूसरा क्या होता है, फ्लक्स लीकेज। जो पहले से फ्लक्स इसके साथ लिंक होना था वो बीच में लीक हो गया, इस तक नहीं पहुंच पाया, प्राइमरी से सेकेंडरी तक वो फ्लक्स नहीं पहुंच पाया, तो ये भी एक नुकसान है। कॉपर लॉस। कॉपर लॉस क्या होता है, कॉपर लॉस क्या होता है, कॉपर लॉस क्या होता है कि जो इसमें कोइल लगी हुई है उनमें जो है हीटिंग इफेक्ट आ जाता है, वे गर्म हो जाती हैं, तो वहां एनर्जी का लॉस हो जाता है, तो एक लॉस ये भी होता है जिसे कॉपर लॉस बोलते हैं, है ना। चलिए तो हमने ट्रांसफॉर्मर की ये बातें सीख ली। अब देखिए फॉर्मूला कौन कौन से हैं जो आपको ट्रांसफॉर्मर के लिए पता होने चाहिए। पहला फॉर्मूला NS अपॉन NP इक्वल्स टू VS अपॉन VP। NS सेकेंडरी कोइल के टर्न अपॉन प्राइमरी कोइल के टर्न, है ना, ये प्राइमरी कोइल है, ये सेकेंडरी कोइल है, तो सेकेंडरी कोइल के टर्न अपॉन प्राइमरी कोइल के टर्न बराबर VS अपॉन VP, बराबर किसके, VS अपॉन VP। VS क्या है, आउटपुट आने वाली वोल्टेज, ये VS है, और आपने कौन सी दी है वोल्टेज, VP दी है, तो NS अपॉन NP इक्वल्स टू VS अपॉन VP। और यहां उल्टा है, IP अपॉन IS, उल्टा करंट।
है ना, प्राइमरी कॉइल का करंट अपॉन सेकेंडरी का, उल्टा देखो, यहाँ Vs है तो यहाँ Is नीचे है, यहाँ Vp है तो यहाँ Ip ऊपर है। गेटिंग माय पॉइंट? तो NS अपॉन NP इक्वल्स टू VS अपॉन VP इक्वल्स टू IP अपॉन IS इक्वल्स टू R। दिस इज नोन एज ट्रांसफॉर्मर रेशियो। ये याद रखना है, ट्रांसफॉर्मर रेशियो क्या होता है ना, ठीक है बच्चों, ये चीज आपको याद रखनी है ना। तो आपको ये धीरे धीरे सारे फॉर्मूले आपको याद करने हैं, इनको सीखना है, और जब आप इनको सीखोगे तो आप पाओगे कि आपने फिजिक्स में बहुत सारी चीजें ऐसी सीख ली हैं जो आपके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छा करेंगी और आपके कॉन्फिडेंस को भी आगे बढ़ाएंगी। चलो मैं अब आपको आगे लेके चलता हूं। नया चैप्टर आता है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देखिए याद करने का ये चैप्टर लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत छोटा सा चैप्टर लेकिन आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? तो एक स्पेशल टाइप की वेव्स होती हैं बच्चों। क्या होती हैं? स्पेशल टाइप की वेव्स होती हैं। किससे बनी हुई हैं? जब कोई चार्ज ऑसिलेट करता है, जब कोई चार्ज वाइब्रेट करता है, जब कोई चार्ज एक्सेलरेट करता है, तो अपने अंदर से एक रेडिएशन निकालता है इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में और मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में। यानी कि उसके साथ एकदम से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, समझ रहे हो, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऐसा जनरेट हो जाता है। तो ये सब मिला के बनती है EM वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो कैसे बनती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? तो सीधा सा तरीका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बनने का। क्या? जब कोई चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट होता है तो अपने अंदर से रेडिएशन निकालता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलरली चलते हैं। फील्ड चलेगा ऐसे तो मैग्नेटिक फील्ड चलेगा ऐसे, तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं। इस तरह से एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट रहती है किसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में। तो ऐसी वेव्स को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं, ठीक है ना। ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, आपको समझ में आएगी। जिसमें कि आपने देखा कि ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। सब एक दूसरे के साथ जुड़ के आगे एनर्जी की फॉर्म में चलते हैं। दीज आर नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। चलिए अब मैं आपको आगे की चीज सिखाता हूं। इसके बाद बात आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसी होती हैं। देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पे ये आगे की तरफ को एनर्जी जाती जा रही है ना। ये कुछ ऐसे फिगर है, देखिएगा ये 3D है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये ऐसे क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। यानी कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये आपके पास कौन चल रहा है? मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ हॉरिजॉन्टल में कौन चल रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। और आपकी एनर्जी ऐसे आगे बढ़ती जा रही है। तो ये चीज हमने क्या सीखी है? ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हमने डायग्राम सीख लिया। अब प्रॉपर्टीज क्या हैं ईएम वेव्स की? प्रॉपर्टीज क्या हैं? एनर्जी विद ईएम वेव्स, एनर्जी जो जुड़ी हुई है ईएम वेव्स के साथ कितनी होती है? याद कर लीजिएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इन द, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में जो एनर्जी है, प्लस 1/2 बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। ये कौन सी एनर्जी है? ये हमारे पास एनर्जी होती है कौन सी? मैग्नेटिक फील्ड वाली। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है और ये मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी है। दोनों मिला के आपकी टोटल एनर्जी बन जाती है किसकी? याद रखनी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। चलो इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अपने साथ मोमेंटम रखते हैं। कितना रखते हैं? P इक्वल्स टू U बाई सी। कितना मोमेंटम रखते हैं जी? P इक्वल्स टू U बाई सी। गेटिंग माई पॉइंट? ये बात समझ में आती है? P इक्वल्स टू U बाई सी, ये मोमेंटम EM वेव्स अपने साथ रखती हैं। चलो अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं। EM waves does not affected by electric and magnetic field। अगर कहीं से EM waves जा रही हैं, है ना, कहीं से वेव्स जा रही हैं और वहां पे कहीं से बाहर से कोई फील्ड मौजूद है, इलेक्ट्रिक हो चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो, तो उन पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता EM waves में, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है। EM waves shows property of reflection, refraction etc। ये रिफ्लेक्शन भी करती हैं EM waves और रिफ्रैक्शन भी करती हैं, इंटरफेरेंस भी करती हैं, पोलराइजेशन भी करती हैं, सारी चीजें करती हैं। चलो आगे बढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट है। यूजेस एंड रेंज ऑफ ईएम वेव्स कहां कहां यूज होती हैं? सबसे पहले आती हैं रेडियो वेव्स। याद रखिएगा रेडियो वेव्स जो होती हैं वो 0.1 मीटर से बड़ी होती हैं। किससे बड़ी होती हैं? रेडियो वेव्स जो है 0.1 मीटर से बड़ी होती हैं। कहां यूज होती हैं? रेडियो टीवी सिग्नल्स में यूज होती हैं। जो हमारे घरों में सिग्नल्स आते हैं रेडियो स्टेशन से, जो हम तक आवाज आती है, वो कौन सी वेव्स के थ्रू आती है? रेडियो वेव्स के थ्रू आती है। गेटिंग माय पॉइंट? ये चीज आपको क्लियर है? चलो ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। क्या आती है? माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स क्या होती हैं? 0.1 मीटर से 1 mm तक की जो भी वेव्स होती हैं ये माइक्रोवेव्स होती हैं। ये रडार सिस्टम में यूज होती हैं। रडार क्या होता है? रडार सिस्टम होता है जब एरोप्लेन उड़ता है और वहां नेविगेशन की जरूरत पड़ती है कि सामने से कहीं चीज कोई टकरा ना जाए, तो किसका यूज करते हैं हम? कोई वेव्स यूज करते हैं जो हमें सेंस कराती हैं कि सामने कुछ चीज है।
बहुत दूर तक हमें ये बात बताती है, तो उसे हम रडार सिस्टम बोलते हैं। गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आर रडार सिस्टम। चलिए, तो रडार सिस्टम में यूज होती है। माइक्रोवेव्स कुकिंग पर्पसेस में यूज होती है ना, ओवन में यूज होती है ना। चलो, तो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करना है, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में यूज होती है। जैसे किसी सैटेलाइट के थ्रू कम्युनिकेशन होता है, तो वो किसके थ्रू होता है, वो माइक्रोवेव्स के थ्रू होता है। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में इसका यूज होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात आती है बच्चों इंफ्रारेड। इंफ्रारेड जो होती है ये हीटिंग इफेक्ट होता है इनमें। इनमें कैसा इफेक्ट होता है, हीटिंग इफेक्ट। रेंज याद रखिएगा 1 mm टू 700 mm, 1 mm से 700 mm होती है। हमारे जो रिमोट कंट्रोल्स होते हैं, जो टीवी चलता है रिमोट बटन दबाने से, वहां पे कौन सी रेडियो वेव्स, कौन सी वेव्स का यूज हो रहा है, इंफ्रारेड वेव्स का वहां पे यूज होता है। गेटिंग माय पॉइंट। चलो, और कहां यूज होता है, ग्रीन हाउस में यूज होता है, टू कंटेन टेम्परेचर सुटेबल फॉर प्लांट्स। गर्मी देने के लिए प्लांट्स को, मैंने बताया इंफ्रारेड यूज होती है ना। तो हमारी जो सनलाइट होती है उसमें भी इंफ्रारेड लाइट रेज होती हैं, ये हीटिंग इफेक्ट देती है ना। चलो, इसके बाद आती है विजिबल, जिनको हम देख सकते हैं आंखों से, 400 से 700 नैनोमीटर की होती हैं। याद रखिएगा। टू सी थिंग्स कहां यूज होती है, सिंपली देखने के लिए यूज होती है ना। समझ रहे हैं बच्चों, ये चीज आपको समझनी है। चलो, ये सारा याद करने का पार्ट है जो आपको याद रखना है। अल्ट्रावायलेट रेस कौन सी होती है, जो 1 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर के बीच की होती है। अल्ट्रावायलेट यूज कहां होती है, जर्म्स को मारने के लिए। मिनरल्स यूज्ड इन बर्गलर अलार्म सिस्टम, दो जगह यूज होती है। जो मिनरल्स होते हैं उनमें जो जर्म्स हैं उनको मारने में अल्ट्रावायलेट रेज यूज होती है। दूसरा बर्गलर अलार्म सिस्टम में यूज होती है। चलिएगा, तो अब आती है एक्सरेज। जैसा कि आप जानते हैं एक्सरे से आप पहले भी वाकिफ हैं, बहुत कुछ जानते हैं एक्सरे के बारे में। तो एक्सरे की आपको सबसे पहले ये याद रखनी है, ये क्या चीज दी हुई है यहाँ पे एक्सरे की, ये आपको इसकी वेवलेंथ दी हुई है 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर तक होती है। कहां यूज होती है, मेडिकल डायग्नोसिस में यूज होता है ना, एक्सरे वगैरह में यूज होता है ना। एंड इन डिटेक्टिंग फॉल्ट्स और क्रैक, किसी बिल्डिंग में कोई क्रैक आ गया है, किसी बिल्डिंग में क्रैक आ गया है, ब्रिज में कोई क्रैक आ गया है, उनका पता लगाने के लिए भी आप एक्सरेज का यूज करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या देखते हैं, आगे आता है गामा रेज। गामा रेज इंपॉर्टेंट हैं, ये आपकी वेव्स 10⁻³ जो है उससे छोटी होती है ना, 10⁻³ मीटर से छोटी वेव इसकी जो है रेंज होती है। ठीक है, कहां यूज होता है, फूड प्रिजर्वेशन में, किलिंग पैथोजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना। फूड प्रिजर्वेशन में यूज होता है, जब आप खाने को रखते हैं तो वहां पे आप गामा रेज का यूज करते हैं ताकि आप उसमें जर्म्स को मार सकें। दूसरा आपका ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर के ट्रीटमेंट में आपका यूज होता है किसका, गामा रेज का। याद रखना है ये पॉइंट्स, ये टर्म्स आपको याद रखनी है, ये आपके कॉन्सेप्ट को बहुत जरूरी है जानने के लिए और समझने के लिए, ये आपकी बहुत हेल्प करने वाली है। चलिए अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं। अब हमारा नया चैप्टर आता है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको सीखना है। व्हाट आर रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, क्या क्या रे ऑप्टिक्स है और क्या उसके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। सबसे पहले आता है लो ऑफ रिफ्रैक्शन, बड़ा सिंपल है। देखिए आपके पास एक ग्लास है और इस ग्लास में ये आपका नॉर्मल है और यहां से आपने रे डाली है इस तरीके से, ठीक है, एंगल आई पे, तो ये ऐसे मुड़ गई है ना, ये ऐसे मुड़ गई। जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बैंड हो जाती है। व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर देन इट विल गेट बैंड, दिस प्रोसेस नोन एज रिफ्रैक्शन। तो दो फॉर्मूले हैं रिफ्रैक्शन के, दो नियम हैं। क्या नियम है, नियम ये है कि एंगल आई और जो एंगल आर है, पहले सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, एंगल आई और एंगल आर का जो रेशो है, आई बाई आर जो है, ये कांस्टेंट होता है। मतलब अगर ये 30 है और मान लीजिए ये 15 है, और तो अगर आप देखिए 30/15 करें तो कितना आता है 2, तो ये हमेशा 2 ही आएगा। अगर आप इसको 60 कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिक 30 हो जाएगा। मतलब ये रेशियो क्या बना रहेगा, कांस्टेंट बना रहेगा। इसको साइन की टर्म में लिख देते हैं तो म्यू इक्वल्स टू साइन आई बाई साइन आर, ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोल देते हैं। तो साइन आई बाई साइन आर इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरी चीज, फर्स्ट एक और इसमें आपको नियम याद रखना है, क्या है कि आपके पास जो रेज होती हैं, जैसे इस पे पड़ती है आके, है ना, एंगल आई, और ये आपके पास एंगल आर, तो मैं ये बोल रहा हूं आई और आर जो है, आई और आर जो है, ये आपके एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होते हैं। अब मैं आपका नियम क्या बता रहा हूं, मैं नियम ये बता रहा हूं कि जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्रैक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, तीनों ही बोर्ड पे है, बाहर थोड़ी निकल रही हैं, ये इससे बाहर थोड़ी आ रही है। तो ये हमारा एक और नियम बन गया कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन, सब के सब एक ही प्लेन में
होते हैं। समझ गए हैं? तो ये आपके दो नियम आपको याद रखने हैं जिनको मैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बोलता हूं, है ना। ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे। चलिए मैं आपको आगे लेके चलता हूं। अब हम सीखते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिंपली क्या है, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है और इसकी वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम होती है। वैक्यूम में जो स्पीड है लाइट की अपॉन मीडियम में जो स्पीड है लाइट की, उनका रेशियो आपका क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। चलिए इसके बाद बात आती है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या है, बहुत सीधी सी बात है, ध्यान रखिएगा। पहले जैसे आपके पास ये आपको एक ग्लास स्लैब दी और लाइट जो है, बच्चों ध्यान से सुनिएगा, अगर एयर से फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम जा रही है तो क्या करते हैं, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे में जाती है, सुनिएगा, जहां लाइट जाती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रेस्पेक्ट में, 1 के। ये चीज है, समझ रहे हैं। अगर मैं बोलूं लाइट कहां से कहां जाती है, ध्यान से सुनिएगा, लाइट अगर आपकी 2 से 1 में जाती है तो आप क्या बोलेंगे, 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जहां लाइट जा रही है 1 में जा रही है, किसके रेस्पेक्ट में, 2 के। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ये कहती है अगर 2 का 1 के रेस्पेक्ट में ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो जो 1 का 2 के रेस्पेक्ट में होगा वो इसका उल्टा होगा, मतलब कि ये एक दूसरे के उल्टे हैं। जब आप रेयर से डेंसर जाते हैं तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और जब आप डेंसर से रेयर आते हैं तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अगर एक 1.5 है तो दूसरा क्या होगा उसका, 1/1.5 होगा। समझ रहे हैं, मतलब एक तरफ से जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनता है दूसरी तरफ से उसका उल्टा बनता है। तो दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, यानी कि 2 का 1 के रेस्पेक्ट में बराबर होता है किसके, 1/1 का 2 के रेस्पेक्ट में। समझ गए हैं, जहां लाइट जाती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रेस्पेक्ट में, जहां से आ रही है, ठीक है ना। ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं। व्हाट इज क्रिटिकल एंगल, हमें समझना है कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा, जब आप लाइट को, ये आपके पास एक मीडियम है, ये आपके पास नॉर्मल है, ये रे यहाँ पड़ती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, तो लाइट डेंसर से रेयर में थोड़ा सा ऐसे बेंट हो जाती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। फिर हम आगे बढ़ते हैं, ये आपके पास ऐसे, ये आपके पास ऐसे, तो लाइट और बेंड हो जाती है और 90 डिग्री का एंगल बना लेती है। समझ रहे हैं, पहले ये इंसिडेंट रे पड़ी तो ये ऐसे थी, फिर आपने और ज्यादा इंसिडेंट एंगल बढ़ाया, ये आई आपने और बढ़ाया तो लाइट और बेंड हो गई। तो जब ये बेंड होके 90 डिग्री पे आ जाए, नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना ले, रिफ्लेक्टेड रे 90 बना ले, तो उस केस में मैं बोलता हूं कि ये एंगल इंसिडेंस वाला क्रिटिकल एंगल है, जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री बन जाए। याद रहेगी बात, व्हाट इज क्रिटिकल एंगल, तो द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम 90 डिग्री, दिस इज नोन एज क्रिटिकल एंगल, है ना। क्रिटिकल एंगल समझ में आया। अब आती है बात TIR को समझने की। व्हाट इज TIR, व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चलिए मैं आपको क्लियर करता हूं, यहां पे मैं आपको सिखाता हूं। ये आपके पास बच्चों एक मीडियम है, ये यहाँ पे लाइट आके पड़ती है डेंसर मीडियम से आई से, तो ये ऐसे बेंड हो जाती है। अगर मैं इसको, इसी मीडियम को दोबारा बनाऊं और इंसिडेंस एंगल बढ़ाऊं तो क्या होगा, ये लाइट जो है थोड़ी सी ऐसे बेंड हो जाएगी। और अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं और ये ऐसे बनाऊं और मैं इसका इंसिडेंस और बढ़ा दूं तो ये ऐसे बेंड हो जाएगी, है ना। तो पहले ये थी, फिर और खुल गई, फिर और खुल गई, ये 90 डिग्री पे पहुंच गई। ऐसा एंगल क्रिटिकल एंगल होता है। इसके बाद अगर मैंने इसको, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैंने इसको और ज्यादा बड़ा एंगल किया इंसिडेंस वाला, तो लाइट अब घूमते 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 पलट जाएगी, ऐसे ही पलट जाएगी उसी मीडियम में जहां से वो आई थी, ग्लास से आई थी, ग्लास में ही पलट गई। तो इसे मैं क्या बोल रहा हूँ, इसे मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे TIR हो गया है। TIR मतलब लाइट रिफ्लेक्ट हो गई है, उसी मीडियम में पलट गई है। तो क्या कंडीशन हुई TIR की, बताओ मुझे, व्हाट आर द कंडीशन फॉर TIR, यहां से देख के बताइए। TIR की कंडीशन ये हुई कि लाइट को कहां से कहां जाना चाहिए, बताओ जल्दी से, डेंसर से रेयर में जाना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, इंसिडेंस एंगल जो है वो बड़ा होना चाहिए, किससे, क्रिटिकल एंगल से। समझ गए हैं, इंसिडेंस एंगल शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल और लाइट शुड गो फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, दीज आर द कंडीशन फॉर TIR। अच्छा, एक रिलेशन ये याद रखनी है आपको कि जो 1/sin होता है, क्रिटिकल एंगल का जो साइन होता है वो बराबर होता है किसके, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। तो म्यू इक्वल्स टू होता है 1/sin, यानी कि क्रिटिकल एंगल का जो sin वाली वैल्यू है ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होती है म्यू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का पता लगाना है तो आप उसका 1/sin कर दें क्रिटिकल एंगल वाली वैल्यू का। चलिए गेटिंग माय पॉइंट, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं प्रिज्म का केस। प्रिज्म का केस सीखते हैं बच्चों, ये याद रखना है आपको। यहां से रेज आती हैं, पड़ती हैं, ऐसे निकल जाती है, TIR हो गया है। अगर यहाँ पे TIR हो गया है तो बाहर ना जाके लाइट ऐसे पलट गई, ऐसे ये गई,
ये गई ऐसे पलट गई। तो आपने कितने एंगल पे आपने ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनाई, कितने एंगल पे बनाई, 90 पे, तो ऐसे इसकी इमेज बन गई। गेटिंग माय पॉइंट, ये चीज आपको समझनी है। सिमिलरली अगर आपके पास ये प्रिज्म होता, बच्चों ध्यान से सुनिएगा, ये प्रिज्म होता और आपके पास ये दो रेज ऐसे पड़ती और ऐसे पड़ने के बाद यहाँ पे रिफ्रैक्शन होता, रिफ्रैक्शन होता तो ऐसे मुड़ जाती है ना, और यहाँ होता रिफ्लेक्शन, यहाँ रिफ्रैक्शन हुआ, यहाँ रिफ्लेक्शन हुआ, तो ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, समझ रहे हैं, ये वाली ए और ये क्या था बी, यहाँ रिफ्रैक्शन हुआ है, यहाँ रिफ्लेक्शन हुआ है, यहाँ आके फिर रिफ्रैक्शन हुआ है, तो ये ऐसे बाहर निकल गई। तो देखो ये ऊपर वाली लाइन कहाँ गई है, नीचे, और नीचे वाली लाइन कहाँ चली गई है, ऊपर। समझ में आई बात? तो ऐसे हो गया है, उल्टा हो गया है, तो इमेज को मैंने इन्वर्ट करा दिया है, इमेज को मैंने क्या करा दिया है, इन्वर्ट करा दिया है। सिमिलरली बच्चों तीसरा केस सीख लेते हैं, जिसमें क्या है, जिसमें आपके पास ये एक प्रिज्म है, ठीक है, इस तरह से रख दिया है, लाइट आगे पड़ती है, बिल्कुल सीधा जाती है, याद रखने हैं केस ये आपको, यहाँ आके रिफ्लेक्शन होता है, यहाँ पड़ती है, यहाँ रिफ्लेक्शन होता है, यहाँ पड़ती है, और यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट हो जाती है, यहाँ इमेज बन जाती है। तो ये ए था, ये बी था, तो जो ए वाली है वो तो नीचे आ गई और बी वाली यहाँ आ गई, तो इसकी इमेज यहाँ बन गई, कुछ समझ रहे हैं, ऐसे था तो उल्टी इमेज बन गई। तो आपने इमेज को उल्टा भी कर दिया और 180 डिग्री पे उल्टा किया, मतलब आपने उधर ही इमेज बना दी वापस घुमा के, है ना, तो इन्वर्ट कर दिया और 180 पे किया। तो ये तीन पोजीशन आपको याद रखनी है प्रिज्म की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये सीखने की जरूरत है। चलो मैं अब आपको आगे लेके चलता हूं। अब आपके पास बात आती है ये चीज, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। एक प्रिज्म बनाता हूं, ध्यान से, ये देखिएगा, ये एक प्रिज्म हो गया, ये नॉर्मल हो गई, ये आपके पास इंसिडेंट रे हो गई, ठीक है, एंगल आई। अब ये लाइट रिफ्रैक्ट हुई, ऐसे पड़ी, यहाँ नॉर्मल है और ये ऐसे निकल गई, तो ये इमरजेंट एंगल है। ये एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल देखो, ये वाला, ये R1 है, ये कौन सा है R2। अगर ये इंसिडेंट रे पीछे बढ़ाई जाती तो कुछ सीधी निकलती, अगर ये नहीं मुड़ती तो ये सीधी निकल जाती। इमरजेंट रे नहीं, अगर आप पीछे बढ़ाओगे तो क्या से बनेगी, ये ऐसे कहीं से आ रही होगी। तो इंसिडेंट रे जानी ऐसे थी, गई ऐसे है, तो ये एंगल होता है एंगल ऑफ डेविएशन। जानी ऐसे थी, गई ऐसे है, तो ये क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। क्या फॉर्मूला है, I प्लस ई, आई प्लस ई मतलब I और E, इन दोनों का जो समीशन है वो बराबर किसके है, A प्लस डेविएशन। डेविएशन कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है, तो I प्लस ई बराबर A प्लस डेविएशन होता है। अच्छा, अगर ये डेविएशन आपको सबसे कम रखना है तो क्या कंडीशन है, I बराबर E क्या होना चाहिए। अगर आपको डेविएशन सबसे कम करना है तो इंसिडेंट एंगल शुड बी इक्वल टू इमरजेंट एंगल होना चाहिए। दूसरी बात, R1 इक्वल्स टू किसके होना चाहिए, R2 के, समझ रहे हैं। अच्छा, रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल होनी चाहिए टू द बेस लाइन ऑफ द प्रिज्म, मतलब ये वाली रे देखो ऐसे जा रही थी ना, ये देखो ये गई, ये है रिफ्रैक्टेड रे, ये वाली लाइन अगर इसके पैरेलल आ रही है बेस लाइन के, तो समझ जाओ मिनिमम डेविएशन की कंडीशन है। डेविएट सबसे कम हो रही है लाइट कब, अगर इंसिडेंट रे इक्वल्स टू इमरजेंट रे हो, R1 बराबर R2 हो, रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल हो टू द बेस लाइन ऑफ द प्रिज्म। गेटिंग माय पॉइंट। चलो तो हमने ये चीज सीख ली है, अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे की चीजों को सीखेंगे। रिफ्रैक्शन थ्रू ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, जैसे ये आपको सरफेस दिया हुआ है, ये कॉन्वेक्स सरफेस है, ये कॉन्वेक्स सरफेस है। इस कॉन्वेक्स सरफेस का ये नॉर्मल है, लाइट आती है, पड़ती है और इसको ऐसे बेंड कर देती है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि याद रखिएगा, अगर यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर का μ1 है और मीडियम का μ2 है, तो μ2 माइनस μ1 अपॉन r इक्वल्स टू μ2 बाई v माइनस μ1 अपॉन u। ये रिलेशन आपको याद रखनी है। जब आप रेयर से डेंसर में जाते हैं ये रिलेशन होती है। u और v क्या है, ये u है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u है। फाइनल इमेज कहां बनी है, ये बनी है, ये v है ना, ये नॉर्मल है तो ये डिस्टेंस क्या है, ये r है। तो ये रिलेशन आपको याद रखनी है, μ2 माइनस μ1 बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, μ2 कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपॉन r इक्वल्स टू μ2 बाई v माइनस μ1 अपॉन u। ठीक है, चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये आपके कंडीशन रेयर से डेंसर में था, रेयर से लाइट कहां जा रही थी, डेंसर में। चलो आगे बढ़ते हैं। जब आप डेंसर से रेयर में जाते हैं तो आपको फॉर्मूला याद रखना है और डायग्राम भी। ये आपके पास डेंसर मीडियम है, ये आपके पास नॉर्मल है, सॉरी ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपके पास नॉर्मल है। लाइट जो है डेंसर मीडियम से इस पे पड़ती है जाके और ऐसे मुड़ जाती है। तो इस केस में क्या फॉर्मूला याद रखना है, μ1 माइनस μ2 बाई r, μ1 अपॉन v माइनस μ2 अपॉन u, है ना। ये क्या है, ये r है, ठीक है, ये सॉरी ये आपके पास u है ना, ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये डिस्टेंस क्या है u, ये डिस्टेंस क्या है r, है ना, और ये डिस्टेंस क्या है, फाइनल इमेज यहां बन गई, ये v है। गेटिंग माय पॉइंट। तो μ1 माइनस μ2 अपॉन r इक्वल्स टू μ1 बाई v माइनस μ2 बाई u। चल आगे बढ़ेंगे।
मेकर्स फॉर्मूला बच्चों याद रखना है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस में 1 1/r1 माइनस 1/r2। क्या होते हैं R1 R2 दिखा देता हूं आपको। ये आपके पास एक लेंस है, ठीक है, तो ये वाला फेस की जो रेडियस बनेगी बच्चों, दिस इज R1, और इस फेस की जो रेडियस बनेगी दिस इज R2। याद रहेगी बात, ये वाले फेस की R1 और ये वाले फेस की R2। अगर ये कॉनकेव लेंस होता फिर भी मैं यही बोलता कि ये लेफ्ट वाले फेस की जो रेडियस होगी ये इधर पड़ेगी ना, सेंटर इधर पड़ेगा इसका, तो ये R1 है ना। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करता तो सेंटर इधर पड़ता, ये R2। समझ गए, ये चीज आपको याद रखनी है। तो ये इंपॉर्टेंट है जो कि हमने बनाया है यहाँ पे मेकर्स फॉर्मूला। मेकर्स फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, ये फॉर्मूला आपकी बहुत हेल्प करेगा। 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस में 1 1/r1 माइनस 1/r2। मैंने आपको बताया कि R1 R2 क्या होती है। चलिए, तो आपको इस तरीके से आगे इस वीडियो में बहुत चीज आगे सीखने को मिलने वाली है, बहुत हेल्प करने वाला है, समझ जाएंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे और एक एक चीज को सीख लेंगे। तो अभी इसको हमें करते जाना है, पढ़ते जाना है।